दो शब्द है, एक क्या है? बायो बायो, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइफ। टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ टेक्निक्स। ठीक है। यस सर। लॉजी क्या होता है? टू स्टडी। किसी चीज के पीछे अगर लॉजी लगा है, लोगस से आया है वो, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, टू स्टडी। तो टेक्नोलॉजी में हम किस चीज का स्टडी कर रहे हैं? लाइफ टेक्निक्स का। मैंने बायोटेक्नोलॉजी नहीं कहा, मैंने केवल कहा टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसका? अच्छा, टेक्निक जुगाड़ कर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? लाइफ को इजी करने के लिए। लाइफ अगर अच्छे से चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है? वही जुगाड़ है। ठीक है, हम जुगाड़ लगा रहे हैं किस लिए? ह्यूमन लाइफ को इजी बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी समझ में आया? अब लाइफ को स्टडी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, वही क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? लाइफ जो चीजें लिविंग हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं। यस सर। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज लिविंग? किस चीज को बोलेंगे कि लिविंग जिंदा है? लिविंग, व्हाट इज लिविंग? लिविंग होने के लिए क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने जरूरी है? सर ब्रीथ बताइए, बायो के स्टूडेंट्स। सर समथिंग कैन ब्रीथ और ग्रो। आप लोग बोलते हैं, मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है? चलिए बोलिए, ब्रीथ, ठीक है, और ग्रो और रिप्रोड्यूस। चलिए, और बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। सर कैन ईट। ईट, यस सर। चलिए ठीक है, ईट और सर फील करते हैं। हाँ? थोड़ा तेज बोलो। वो पेड़ नहीं कर सकते। मूवमेंट एंड सेंस। अच्छा, चलिए, हाँ, क्या बोल रही थी आप? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। चलो, क्रिएटिविटी। ग्रोथ की अगर बात करें, अच्छा, ज्योग्राफी पे सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं, माउंटेन पढ़ते हैं। यस यस सर। माउंटेन्स में जब सेडिमेंटेशन होगा, जैसे ग्रोथ हाँ हाँ, माउंटेन भी ग्रो करते हैं, लिविंग है नो सर। ना? नहीं है ना? अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। कोई स्टेराइल है, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, यस क्या वो लिविंग नहीं है? सर वो तो एक्सेप्शन हो गया ना। लिविंग है ना? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, ईट क्यों करते हैं? खाते क्यों है? जिंदा हाँ? एनर्जी बॉडी को मिले। बॉडी को एनर्जी मिले। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी। अभी एटीपी पे भी आऊंगा, यस ठीक है? तो हम जब खाना खाते हैं, खाना हमारे बॉडी में गया, हमारे बॉडी में क्या हो रहा होता है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पचता है, हमें एनर्जी मिलता है। और समझ में आ रही सारी? जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। Sum total of all the chemical reaction. What is there? What is sum total of all chemical reactions? Metabolism. ठीक है? तो कोई चीज लिविंग है, उसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म उसको करना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सेंस।
बाकी सारी चीज़ें एक लिविंग में होती हैं, बट सेंस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? सेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें कोई स्टिमुलाई मिलता है, मतलब बाहर से, ठीक है, तभी हम रिएक्ट करते हैं ना। अब तुम मुझे आके झापड़ मारोगे तभी मैं भी यस सर। गांधी जी है ना, वो तुमने मुझे मारा तो वो क्या हुआ, स्टिमुलाई दिया मुझे, ठीक है, और कहा कि मैंने मार दिया, अब आपकी बारी है। यस सर। मेरी बारी आएगी फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैं गांधी जी का भक्त होऊंगा तो रिएक्ट करेंगे। मैं भी उल्टा होके मार दूंगा। नहीं सॉरी, दूसरा देखूंगा। अगर मैं हिटलर का भक्त होऊंगा तो रिएक्शन होती है। अगर मैं कहीं किम जोंग उन का हुआ तो अजीब आदमी है, कोई मतलब ही नहीं है उसको। वो हंस रहा है, आप हंसे, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं हंसे तो में बनवा के रखेगा। मतलब अजीब अजीब शौक होते हैं लोगों के। तो लिविंग कोई चीज़ है, ये जानने के लिए 4 एट्रीब्यूट्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला क्या? ग्रोथ, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा रिप्रोडक्शन, और चौथा सेंस। सेंसिंग पावर। So there is always an exception to everything in science. बिल्कुल। So sensation can also be not defined as the perfect example for a living thing because a patient lying in coma will not sense anything. I've also read it in NCERT है ना? No, but otherwise. हाँ, वो है। बट देखिए, मैं जानता हूँ एक्सेप्शंस हर चीज़ का आपको मिल जाएगा, यस बट जो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में लिखा गया है कि सेंस को ही परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है लिविंग का, इसलिए मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है ना? सीरियसली भी ये नहीं कह सकते जिसमें साइटोप्लाज्म होता है वो लिविंग है। कह सकते सेल होगा जिसमें वो भी लिविंग होगा, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बायोटेक में लाइफ व्हाट इज लिविंग, लिविंग के लिए 4 चीजें क्या क्या? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ठीक है, लिख लीजिए इस बात को अपने तरीके से। बायो के स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे हैं कुछ। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेंस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गया, अब बायोटेक्नोलॉजी के कितने फेजेस हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी आया? पहले वो एक प्रचार देखा, पहले मैं बहुत परेशान था और मुझे कुछ पता नहीं था, फिर बाद में मुझे डीएनए के बारे में पता चला, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ रहा होगा। होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के 2 फेजेस हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। कितने फेजेस हैं? बायोटेक्नोलॉजी के 2 फेजेस हैं। जो पहला फेज है वो ब्रीडिंग पे आधारित था, हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। कुछ बढ़िया है। जो पहला फेज था वो किस पे आधारित था? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के ऊपर, ठीक है। ब्रीडिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन। एक पौधा लिया, इंडियन पौधा है मान लो, यस सर। ठीक है, हमें पता चला बाहर का कोई पौधा है उसमें ज़्यादा फल लगते हैं, हमने उसका और इंडियन पौधे का क्रॉस ओवर करवा दिया, ठीक है। अब उससे जो पौधा मिला वो क्या होगा? हाइब्रिड, है ना। तो ये फर्स्ट फेज था, यही तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार था। किसके लिए जिम्मेदार था? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसी कोई एक व्यक्ति भी जिम्मेदार था, क्या नाम था उसका? इंडिया में स्वामीनाथन जी आईएएस थे, पता है आप लोगों को? नहीं। स्वामीनाथन पहले आईएएस थे, 23rd रैंक था उनका ऑल इंडिया, छोड़ दिए फिर, और ये सब काम करने लगे बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है? सिविल सर्विसेज इज ओनली द मींस नॉट द एंड, है ना। आगे भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट पहले वो करना पड़ेगा।
है ना? तो जो पहला जो फेज था वो किस पे आधारित था? बस क्रॉसिंग ओवर करवा रहे थे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, है ना? अच्छा, ये क्या था? 70s का समय चल रहा था। अब हुआ क्या? इससे क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी आ गई, है ना? लोगों को भरपेट खाना मिलने लगा, इंडिया में भी मिलने लगा। मगर उसके बाद क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ती है। अब क्या होगा? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर से वही स्थिति आ गई, है ना? खाने को मिल नहीं रहा है, ठीक है? हंगर दो तरीके की होती है। एक हंगर आपको खाने को ही नहीं मिल रहा है, और एक होता है हिडन हंगर। क्या होता है हिडन हंगर? क्या होता है? आपको जो है क्या क्या चाहिए होता है खाने में? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? बिल्डअप के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फंक्शंस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। हिडन हंगर का मतलब ये है कि आपको वो चीजें जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं वो नहीं मिल रही। और इस समय सारा का सारा बवाल हिडन हंगर पे ही है। लोगों को खाना तो मिल रहा है बट माल न्यूट्रिशन है, माल नरिशमेंट है, ठीक है? अब गरीब लोग, आप कहीं जाएंगे, आप देखेंगे बच्चे हैं, मतलब अपंग हैं या बहुत पतले दुबले हैं, ठीक है? तो वो माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड क्यों है? हिडन हंगर। जो चीज़ें एसेंशियल है वो उन्हें नहीं मिल रही है, ठीक है? तो ये जब इम्पैक्ट आया, इस देखिए सेकेंड फेज के लिए ये जिम्मेदार नहीं था। सेकेंड फेज स्टार्ट तो अपने आप हो गया, बट इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? सेकेंड फेज। मगर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पीछे थोड़ा रह जाते हैं, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इंडिया में आज तक एक ही प्रोडक्ट अलाउड है, वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में अच्छे से बताऊंगा, अभी बस सुन लीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ें ट्रायल के फेस में है, ठीक है? बीटी ब्रिंजल अलाउ हुआ था 2010 में, बट उस समय के मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने रोक लगा दी क्योंकि प्रोटेस्ट होने लगा। इंडिया में प्रोटेस्टर्स बहुत होते हैं, एनजीओज, ठीक है? किसान, अभी किसान देखा? यस सर। क्या कर रहे थे उस समय? मार पिटाई का मतलब ये पिज्जा खा रहे थे बैठ के किसान वहाँ पे। बहुत अच्छा था, ठीक है? अच्छा, तो दूसरा फेज क्या था? क्या आएगा? बताइए। दूसरा फेज आएगा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डीएनए। दूसरा फेज क्या आएगा? बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन डीएनए, ठीक है? इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? अब सेकेंड फेज में हम क्या यूज कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट फेज किस चीज पे बेस्ड है? ब्रीडिंग पे। ये बात समझ में आ गई? सेकेंड फेज जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए के ऊपर बेस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। दोनों चीजें सेम है, ठीक है? अब इससे पहले क्या हुआ रहा होगा? इससे पहले ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी जब आई, जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आया होगा, उससे पहले क्या रहा होगा? हमें डीएनए के बारे में पता लगाया होगा, है ना? तो जब पता लगेगा किसी चीज के, देखो किसी चीज को जानोगे, ठीक है, समझोगे, तभी तो उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो। यस सर। तो हमने पहले डीएनए को जानने की और समझने की कोशिश की। कैसे की? 1990 में एक प्रोजेक्ट आया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
क्या आया था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें हमने क्या किया? स्टडी किया। किसको स्टडी किया? डीएनए को स्टडी किया। समझ में आ रहा है? इससे पहले भी हमने डीएनए के बारे में जानने की बहुत सारी कोशिश की, पर पूरी तरह हम कब जान पाए? 1990 में जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, बहुत सारे देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और कहा कि अब जो है बहुत हो गया, निकाल के अब तो डीएनए के बारे में जान के रहेंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो फिर क्या किया उन्होंने? डीएनए के बारे में जानना स्टार्ट किया। 13 साल ये प्रोजेक्ट चला। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रिपोर्ट आता है। मैं भी उस पर आऊँगा बहुत अच्छे से। अभी मैं आपको ऊपर एक आउटलाइन दे रहा हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट फेज ब्रीडिंग पे, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। अगला जो रेवोल्यूशन आएगा वो डीएनए बेस्ड होगा। डीएनए बेस्ड होगा। Yes, sir. हो सकता है, इंडिया में तो चांसेस अभी कम है। कम लग रहे हैं, है ना, बट हो सकता है आगे। मगर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसके इम्पैक्ट को अगर नलिफाई करना है तो इंडिया को ये अलाउ करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारी पॉपुलेशन क्या है? आवर पॉपुलेशन इज फर्स्ट आफ्टर चाइना, Yes, sir. मतलब सेकंड आफ्टर चाइना बोलेंगे थोड़ा सा वो होगा ना। वी आर फर्स्ट आफ्टर चाइना, फर्स्ट है ना। तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ये टेक्नोलॉजी। बट हम क्या है? आग बंद करके अभी बैठे हुए हैं। ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? वो प्रोटेस्ट, वो NGOs हैं। ठीक है, कुछ भी होगा बढ़िया होने वाला होगा, धरने पे बैठ जाएंगे आगे। ठीक है, पीछे पिज़्ज़ा रखे रहेंगे। हाँ, नहीं खाएंगे आज, भूख हड़ताल। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, लोग आके धरने पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या जानना जरूरी है? ये डीएनए कौन सी बला है, क्या बला है? ठीक है, डीएनए क्या होता है, अब उसको मैं आपको समझाता हूँ और उसके बाद फिर आपको ये जो ये दिख रहा है ना, ये बहुत इजी है। ठीक है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। रिकॉम्बिनेंट वर्ड से पकड़ो, रिकॉम्बिनेंट, 2 चीजें अलग होंगी और 2 चीजें कंबाइन हो रही होंगी। कंबाइन होंगी तो मतलब रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, आइए डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। 2 फेसेस हमेशा याद रखिएगा। और इस समय हम किस फेस में हैं? पहले स्पाइनल इंजरी। बोर्ड मिटाने में बड़ा तकलीफ होता है, अरे इसलिए मैं कम लिखने की कोशिश करता हूँ कहीं पाएंगे। ताकि मेरी मेहनत बच जाए। अगली बार DNA। What is DNA? Bio students, please. DNA क्या होता है? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो तेज बोलिए। डाइऑक्सी रखा है। क्या होता है? DNA is genetic material. ठीक है, that is one dimension. But what is DNA? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए, आपने मुझे उसका फुल फॉर्म बता दिया। बट सवाल ये है, डीएनए होता क्या है? सर ये ठीक है, डीएनए जो है ट्रांसफर करता है, वो तो उसका काम हो गया। बट व्हाट इज Smallest part of gene. डीएनए? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए, सेल जीन का स्मॉलेस्ट पार्ट। उल्टा आप थोड़ा सा बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए डीएनए, लिखिए। लिखा हुआ है। It is a linear polymer. DNA is linear polymer of nucleotides. बस आपने DNA is linear polymer, linear polymer of nucleotides। देख लिया? मतलब DNA क्या है?
ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे कुछ, ठीक है, उनका एक लीनियर चेन है। न्यूक्लियोटाइड्स के लीनियर चेन को क्या बोलते हैं? डीएनए। बट अब सवाल ये उठता है, न्यूक्लियोटाइड किस भला का नाम है ना? जानना चाहेंगे न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। ये समझ में आया? डीएनए इज लीनियर पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? देखिए, छोटी छोटी चीजें लीजिए, उसको जोड़ते जाइए, ठीक है, जो बना वो क्या है? पॉलीमर का ये नहीं मतलब पॉली लोग एक साथ मर गए तो पॉलीमर, बहुत सारे लोग, है ना? तो डीएनए इज लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सवाल ये उठता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये जानना पड़ेगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि डीएनए क्या होता है, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, चलिए बता दीजिए। ये एक चेन है ना डीएनए का, उसका जो एक मॉलिक्यूल है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। एक चेन ले लो, जंजीर, पगहा बोलते हैं गांव में, जिससे गाय भैंस को बांधा जाता है, वो लीजिए, ठीक है? उसका एक पार्ट देखिए और इमेजिन करिए कि वही आपका न्यूक्लियोटाइड है। अब सवाल ये उठता है, वो किस चीज का बना हुआ है? ये पेन है, क्या है? मार्कर है, सॉरी पेन नहीं है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। किस चीज का बना हुआ है मुझे बताएं। प्लास्टिक है, ठीक है, और क्या क्या होगा इसमें? कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे ये बना होगा, है ना? वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी कुछ चीजों को मिलाकर बना होगा, है ना? क्या क्या चीजें मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? चीनी चाहिए। क्या चाहिए? चीनी, इंग्लिश में शुगर, ठीक है, मत लीजिएगा, ठीक है, शुगर, ठीक है, और क्या चाहिए? बोलिए। नाइट्रोजनस बेसिस, और क्या चाहिए? फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट का काम क्या है? फॉस्फेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फेट का काम क्या होता है? एनर्जी देना। क्या देना? एनर्जी देना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट आता है ना? उस फॉस्फेट का काम क्या होता है? एनर्जी देना। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, ये पेन मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, तो इस पेन को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला चीज क्या चाहिए? चीनी। दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस। तीसरा फॉस्फेट। इतनी बात समझ में आई? अब आइए मैं आपको ये 3 चीजें देता हूँ, आप मुझे न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाइए। आइए बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। अच्छा जानते हैं ये पिक्चर है वो लक्ष्य मूवी किसने किसने देखी है? हाँ? बहुत कम, आधा देखिए। उसमें जो कवि है, कवि ऋतिक रोशन, एक गाना गा रहे होते हैं। कौन सा गाना था? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, और मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही, ठीक है। अगर वो जेनेटिक्स पढ़े होते बट वो क्या थे, जैसा उनको उस पिक्चर में पोर्ट्रे किया गया है, घूमते रहते थे इधर उधर, लास्ट में पता नहीं वो क्या देख लेते हैं कि पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, है ना। एक बार मूवी थी मैं खिलाड़ी तो नारी, उसमें 2 महाशय थे, अक्षय कुमार और एक गाना था उसमें, क्या था? हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों। और इतने खुश क्यों थे बताओ? वो गाना गाने से उन्होंने जेनेटिक्स पढ़ लिया था उन्होंने पढ़ लिया था, इसीलिए वो बहुत खुश थे कि बस अब तो हमें पता चल गया है
कि मैं सैफ क्यों हूँ और मैं अक्षय कुमार क्यों हूँ। हमें पता चल गया, इसलिए वो गुजर खुशी में पार्टी कर रहे थे। ठीक है, समझ में आया वो खुश क्यों थे उस मूवी में और गाना क्यों गा रहे थे। यही रीजन था, उन्होंने जेनेटिक्स पढ़ा था, जानते थे, वो सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित थे, है ना। चलिए आइए, छोड़िए, देखिए नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपने बताया, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। लिखिए कौन कौन से होते हैं। एडिनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और ये थाइमीन होता है, थियामीन होता है। थियामीन क्या है? विटामिन B1। थियामीन क्या होता है? विटामिन। सुनते चलिए, एग्जाम में हो सकता है थाइमीन की जगह थियामीन ही पूछ दे, तब क्या करेंगे, है ना। इसलिए, और देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइए, मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा, बस जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है जो मैं लिखवाऊँ उससे प्रश्न ना आए, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रहेगा ना, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। इसीलिए दिमाग खुला रखना है, ठीक है, और अच्छे से मेरी हर बात को सुनना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो नाइट्रोजनस बेसिस कितने प्रकार के? 4। एक्चुअली वो होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्यूरीन, अच्छा रुकिए इसको निकाल देता हूँ, ये लिख लेंगे ना। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसिस होते क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स, लिख लीजिए। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? ऐसे कार्बन रिंग्स जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स। तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ आइए, नाइट्रोजनस बेसिस आपके 2 तरीके के, प्यूरीन और, अब लग रहा है आपके अंदर का बायो स्टूडेंट बाहर आ रहा है, ठीक है। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है ना वो ऐसा होता है, दो साइकिल्स होते हैं उसमें, 2, ठीक है। क्या होते हैं? 2। और पिरिमिडीन में कितने होंगे? 1, ठीक है। रिंग्स कितने होंगे? प्यूरिन्स में 2, पिरिमिडीन में 1, ठीक है। प्यूरिन्स 2 होते हैं, कौन कौन से? एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन भी 2 ही होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन और थाइमिन। ये बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन रिंग्स, ठीक है। वो 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडिनिन, बोलिए यार आप लोग, गुआनिन, सब लोग बोलिए। फिर साइटोसिन और क्या होते हैं? इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ता हूँ। नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेसिस मेरे को मिल गए 4 तरीके के, कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब इन्हें क्या करना है? हमें फ्यूज करना है। क्या करना है? जोड़ना है। उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? शुगर का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे? शुगर का। इसमें जो शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज। पेंटोज, पेंटोज क्या है? शुगर जिसमें 5 कार्बन है। 6 कार्बन वाला क्या हो गया आपका? ठीक है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज, ये सारा क्या है आपका? 6 वाला का। मगर यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन हट गया है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है
अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे ग्लूकोज वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा, ओके। ठीक है। पांच कार्बन, बीच में क्या है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ होता है आपका कार्बन 5। ये बात समझ में आई? क्या होता है, 5 कार्बन होता है किसमें, पेंटोज में, ठीक है। अच्छा, C3 पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा होता है, OH, और C2 पोजीशन पे क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। मत ध्यान दीजिएगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, शुगर का, 1 2 3 4 5, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल। इसको बोलते हैं राइबोज। नाम सुना है राइबोज? आरएनए में यही इस्तेमाल होता है, आरएनए, यस सर। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, राइबोज। राइबोज, ठीक है। अब कुछ खुराफात आया यस भगवान के मन में। उन्होंने क्या किया, तो C2 पोजीशन पे OH था, इसमें से O को क्या किया, हटा दिया। बाहर फेंक दिया, बेदखल कर दिया जायदाद से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डीऑक्सी। डीऑक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर चढ़ हटा दिया, डीऑक्सी। राइबोज। ये क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है, समझ में आया? हा? कि उसको डीऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं और इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, राइबोज। राइबोज होता है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज। ये बात समझ में आ गई? जैसे भी मन करे उस लैंग्वेज में लिख लीजिए ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। लिख लेके मैं आगे बढ़ूं, यस लिख लियो लिख भी लिए, बड़ा ही तेज चैनल है आज तक, ठीक है। तो डीएनए बनाने में सबसे पहले क्या चाहिए था हमें, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस को फ्यूज करने के लिए क्या चाहिए, शुगर। शुगर कितने, पेंटोज। पेंटोज 2 प्रकार के, कौन कौन से, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज से आप क्या बनाते हैं, आरएनए, और डीऑक्सी राइबोज से क्या बनाएंगे, डीएनए। तो डीएनए बनाने के लिए मैंने नाइट्रोजनस बेसिस ले लिया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, पेंटोज। हमें चाहिए डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। चलिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए था, पहला नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा क्या चाहिए, शुगर में कौन सा मिला हमें, डाइऑक्सी राइबोज। समझ में आया, ठीक है। अब डीएनए बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है, ठीक है। कोई गाना आरंभ है प्रचंड, सुना है आपने? यस सर। बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल है, नहीं सुना अगर सुनिएगा जाके, ठीक है। चलिए शुगर बनाइए पहले, जो मैंने बताया, डीऑक्सी राइबोज बनाइए। डीऑक्सी राइबोज बन गया, ठीक है। क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज बन गया। सबको समझ में आ रहा है नहीं, डीऑक्सी राइबोज है आप लोगों को, बायो के स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आके चिपक गया। ये क्या हुआ, मान लीजिए एडेनिन चिपका, क्या चिपका, एडेनिन। वैसे ही यहाँ पे गुआनिन चिपका, यहाँ पे साइटोसिन चिपका, और यहाँ पे थाइमिन चिपका। चिपक कहाँ रहे हैं, साइड में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्या है नाम, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। शुगर के साइड में आगे क्या चिपक गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। समझने के लिए, ठीक है, लॉजिक ये नहीं है कि साइड में चिपका है, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके आगे साइड में चिपक गया, इसलिए क्या बोला उसको, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, समझ में आया?
क्या होता है न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? जब शुगर और एडेनिन फ्यूज होते हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस जब फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो जो चीज बन रही है उसको क्या बोलना है? साइड। क्यों? क्योंकि साइड में आके समझ में आया? अच्छा, न्यूक्लियोसाइड समझ में आया क्या होता है, कैसे बनता है? शुगर और ये शुगर था, ठीक है, चीनी लेके घूम रहा हूँ मैं अपने जेब में, मैंने चीनी निकाला। जैसे मैं यहाँ क्लास में आप लोगों ने सर आज मन नहीं करा, डीएनए बना के दिखाइए, मैं क्या करूँगा? मैं जेब से चीनी निकालूंगा एक तरफ से, ये देखो ये है राइबोज। कौन सा राइबोज है? डीऑक्सी राइबोज है। फिर मैं इस जेब से क्या निकालूंगा? नाइट्रोजनस बेसेस। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस है, ठीक है। अभी एक ही निकालूंगा, सारे एक ही बार थोड़ी ना निकाल के निकालूंगा। फिर उन दोनों को क्या बना? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं ना, इसमें ये जुड़ गया पेंटोज में एडेनिन जीरा, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन। इसका नाम क्या होगा? गुआनोसिन। गुआनिन तो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस था। एडिनोसिन क्या होगा? शुगर से जब एडेनिन जुड़ गया तो क्या बन गया? एडिनोसिन। शुगर से गुआनिन जुड़ गया तो क्या बना? इससे ये जुड़ा तो क्या बना? साइटिडीन बना, ठीक है। और इससे ये जुड़ा तो क्या बना? थाइमिडीन, ठीक है। अच्छा, तो 4 न्यूक्लियोसाइड के नाम बताइए। एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और थाइमिडीन। अच्छा, कोई आपसे बोल दे कि एडिनोसिन में और एडेनिन में क्या डिफरेंस है, क्या बताएंगे? एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। गुआनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। गुआनिन क्या है? साइटिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। साइटोसिन क्या है? थाइमिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। थाइमीन क्या है? ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस चाहिए था और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना? और ये भी 4 तरीके का बन गया। यस सर। एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये तो हो गया, न्यूक्लियोटाइड बनाने चले थे, साइड बना लिए, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, अगर वो इसमें आके जुड़ जाएगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? डीएनए। सारी माथा बच्ची क्या क्यों कर रहे हैं? डीएनए बनाने के लिए। आइए बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पूरा करते हैं, ठीक है। यस सर। मिटा दूं ये? यस सर। जैसे इधर 6 मॉलिक्यूल जोड़ दोगे तो अब हमें क्या मिल गया? न्यूक्लियोसाइड मिल गया। शुगर के बाजू में, साइड में क्या लगा दिया हमने? नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमें क्या मिल गया? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाना है हमें? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, टाइड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। टाइड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। ये भी समझाने के लिए है, लॉजिक ये नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट टाइड कर दिया, मतलब जोड़ दिया, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। समझ में आया न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहा है? न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट टाइड कर दिया, जोड़ दिया ले आके, क्या बना? ठीक है। तो अब मेरे पास क्या था? ये मान लो ये शुगर था, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस था जो इसके साइड में लगा हुआ था। मैंने क्या किया? इसमें एक फॉस्फेट जोड़ दिया। अब ये जो बन के आए महाशय, इनका नाम क्या है?
न्यूक्लियोटाइड। क्या बन के आए? न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आया? अब आगे कुछ और बताता हूं। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दिया, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसका, ठीक है? अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है, पहले ये सुन लीजिए फिर। अब देखिए, मैंने एक शुगर बनाया, शुगर समझ में आ रहा है ना? राइबोस, पेंटोज, ये शुगर था, ठीक है? C1, C2, C3, C4 और C5, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दिया। मान लेते हैं एडिनिन ऐड किया, ठीक है? क्या ऐड किया? एडिनिन। ये क्या है आपका? न्यूक्लियोसाइड। नाम क्या है इसका? एडिनोसिन। एडिनोसिन, साइन भी बोलिए, जो मन प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या ऐड करने जा रहा हूं मैं? फॉस्फेट। क्यों ऐड करने जा रहा हूं? मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है। फॉस्फेट ऐड हमेशा कहाँ होता है? 5वें पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया? एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। समझ में आया? अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक फॉस्फेट ऐड है, इसका नाम क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब एक, तो ये क्या हो गया? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 P ऐड कर दिए, तो वो क्या बन गया? ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 ऐड कर दिया तो क्या? ATP क्या होता है, समझ में आया? ATP। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। ATP क्या है? इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? और फास्फोरस जो मैंने ऐड किया है, फॉस्फेट, किस लिए? एनर्जी के लिए। ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, और ATP से ही एनर्जी मिलती है आपको। ये तो पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो चलिए देखा जाएगा। समझ में आया ATP क्या होता है? वैसे ही यहाँ पे एक ही जगह G होता और 3 होता तो क्या बनता? GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। यहाँ पे G की जगह C होता तो क्या बनता? क्या था? साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। बहुत कंफ्यूजिंग है नाम, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे C की जगह T होता तो क्या बनता? TTP। पता था कि TTP, CTP, GTP भी होता है? होता है। कुछ चीजें होती हैं पर दिखती नहीं है। भूतों का संसार ठीक है? तो ATP तो था ही। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, ATP तो का तो हम यूज करते हैं, एनर्जी लेते हैं, कि GTP, CTP, TTP कहाँ यूज होता है और इसकी बात क्यों नहीं की जाती है? Nobody remembers who came first or who came second. कौन से पिक्चर का डायलॉग है? वीरू शास्त्र बुद्धि, 3 इडियट्स, ठीक है? इसलिए ये बहुत कम जगह यूज होता है सेल्स में, ठीक है? कुछ छोटे मोटे काम होते हैं इनके, इसीलिए इनका नाम आप ज्यादा नहीं सुनेंगे। नाम आप किसका सुनते हैं? ATP। और ATP को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, है ना? तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कोई चीज कहीं से कहीं जा रही है, हमारी बॉडी में कहीं टोल पड़ गया, टोल पड़ा तो क्या होगा? ATP देगा, फिर उस टोल को क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एनर्जी करेंसी है। अब बॉडी में पैसा तो चलेगा नहीं, पता चला कि RBC नोट लेके घूम रहे हैं 100 का, ठीक है? यहाँ टोल पड़ा, RBC देगा 100 रुपए, तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा, चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या था? ATP, ADP, ATP, AMP बना 1 से, ADP बना 2 से, ATP बना 3। बात समझ में आए? उसी तरह GMP बनेगा, GDP बनेगा। अभी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला GDP नहीं होता, ठीक है? पता चला कि यहाँ पे क्या है, जॉर्ज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पता नहीं क्या क्या लिख के चले हैं,
कहानी खत्म। ठीक है, वैसे ये पूछेगा नहीं, मैं आपको बता दिया एडीपी समझाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? मिटा दूं? एडीपी क्या है आपका? न्यूक्लियो टाइड। ठीक है, हाँ आइए अब डीएनए बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया, हमारा पहला काम था न्यूक्लियोटाइड बनाना। अब न्यूक्लियोटाइड से हम क्या बनाने वाले हैं? डीएनए। ठीक है, इसका मतलब मैं लेके चला था कि ये मार्कर किस चीज़ का बना है, वो चीज़ें हमें पता चल गई कि ये मार्कर किस किस चीज़ से बना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मार्कर बनाने के बाद इस मार्कर के नीचे और मार्कर्स ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, समझ लो ये भी मार्कर है आज के लिए। ठीक है, ये भी मार्कर है, इसके नीचे मेरा हाथ भी मार्कर है आज। चलो आप लोगों के लिए। ठीक है, ये क्या बन गया? ये अब ऐसे चेन बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? डीएनए। समझ में आया? आइए डीएनए बनाते हैं। डीएनए में आपका क्या होगा? एक शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल बना रहा हूँ, अभी मत बोलना कि फिर पेंटोज ही बना के दिखाइए। ठीक है, अच्छा इसके साइड में क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेसिस। मान लेता हूँ कि एडेनिन लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ठीक, अच्छा ये महाशय यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब इन महाशय में और न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मगर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये महाशय बैठे हुए हैं कि मैं डीएनए बनाऊंगा। ठीक, अब इनसे कुछ चीजों को आके जुड़ना है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को, तभी तो हमारा डीएनए बनेगा ना। मगर जुड़ने की दो कंडीशन, दो न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ने की दो कंडीशन क्या? ये बोलेंगे आप मेरे पास आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आइए। और गिफ्ट क्या है? ATP, है ना। ये पहले जब यहाँ से कोई और मान लो, यहाँ पे ये गुआनिन है मान लो, और इनको यहाँ जाके जुड़ना है। ठीक है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? ये यहाँ पे जाके जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे? जब ये इनको कुछ रिश्वत देंगे। क्या देंगे? रिश्वत देंगे। और दूसरा, ये इनका सर है, ये इनका पैर है, पैरों में आगे गिरेंगे तब जाके ज्वाइन होंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या है? इसका सर, ऊपर का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन। दो कंडीशन, पहले रिश्वत दे तब आगे जुड़े मेरे से, दूसरा मेरे पैरों में आके गिर जाए। चलिए ये आते हैं, इनके पैरों में आके गिर जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, इनके पैरों में आके गिर गए, और यहाँ पे इन्होंने अपने आप से जोड़ लिया। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बना इनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलेंगे? इसका मैं टेक्निकल नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको फोटोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, पर वो आपके लिए जरूरी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? आपका शुगर बैकबोन। शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्यों? ये शुगर है, इससे फॉस्फेट जुड़ा है, तो फिर क्या बनेगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब ये महाशय यहाँ से जुड़ने आ रहे होते हैं तो इनके पास क्या होता है? ये अगर मान लो ये इस फॉर्म में होते हैं, G 1 2 3, 3 फॉस्फेट होता है इनके पास, मतलब ये किस फॉर्म में होते हैं? GTP। इसी फॉर्म में आके ये जुड़ सकते हैं, अदरवाइज ये जुड़ने नहीं देगा, क्योंकि रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ये GTP महोदय आते हैं यहाँ पे, अपना 2P दे देते हैं, 2P दे देते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी की वजह से ये दोनों जुड़ जाते हैं। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट किया है एनर्जी का। ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा, है ना। समझ में आया? आपका दोस्त है, ठीक है, आपका उससे झगड़ा हो जाता है, हो सकता है वो ऐसा कुछ कह देता है कि आपकी ईगो पे लग गया। ठीक है, आप क्या करेंगे? उसे छोड़ के चले जाएंगे। ये थी आम जिंदगी। दूसरा, आपका बहुत अच्छा दोस्त था, आपने उसे 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, उसने कुछ ऐसा बोला कि आपके ईगो पे लग गया,
रिलेशन तुरंत खत्म कर लेंगे? नहीं नहीं करेंगे ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कब बनती है? जब दोस्तों के बीच में पैसे का लेन देन हो आदान प्रदान हो। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग दोस्ती बनी है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी करेंसी फॉस्फेट का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आके क्या करेंगे, अब मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। ठीक है, यस सर। अब देखिए ये आपका शुगर, ये आपका नाइट्रोजनस बेस और ये आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट। फिर यहाँ पे शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, फॉस्फेट देख चुका है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका शुगर नाइट्रोजनस बेस, फिर आपका शुगर नाइट्रोजनस बेस, इसका फॉस्फेट तो यहाँ पे आके जुड़ गया। इसको क्या बोला था मैंने, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। फॉस्फेट बैकबोन। ये बात समझ में आई? तो ऐसे ये आके जुड़ गए। अच्छा, मैंने क्या बताया कि ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो उसे तोड़ने के लिए, ठीक है, उसे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस बैकबोन को तोड़ने के लिए, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस का काम क्या है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ना। एंडोन्यूक्लियस के बारे में किसी ने सुना है? कैंची होती है बायोटेक्नोलॉजी में, कल मैं आपको बताऊंगा, मैं कैंची भी लेके आऊंगा। हाँ? क्या होता है? लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है। नहीं क्या? हेलिकेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज को रेडिंग जोड़ने का काम करता है। देखिए होता क्या है, कल मैं लेके आऊंगा कैंची भी, दिखाऊंगा कैसे होता है। ये डीएनए था, अब इसमें मुझे कट लगाना है। ठीक, अब मैं बायोटेक्नोलॉजी में एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, कट लगाना है। अब मुझे ये पता है कि सामने जो शत्रु है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है बॉन्ड बनाने में। तो मुझे एक पावरफुल कैंची की जरूरत होगी। उस कैंची को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएजेस। अगर ये डीएनए को काटने का काम करता है तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनएजेस। और अगर आरएनए को काटने का काम करता है तो बोलेंगे आरएनएजेस। ठीक है, क्या बोलेंगे? अच्छा, अब देखिए कुछ कैंची ऐसी होती हैं, ठीक है, ये डीएनए था, ठीक है, और आगे ऐसा बना लो और सारा, ठीक है। कुछ कैंचियां ऐसी होती हैं जो टर्मिनल एंड्स पे काटती हैं, मतलब केवल या तो इस टर्मिनल पे काटेंगी स्टार्टिंग में या फिर बिल्कुल एंड में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजेस। क्या बोलते हैं? और कुछ बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कहीं भी काट देते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लिएजेस। और ये जो एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, ठीक है, इन्हीं की डिस्कवरी हुई तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था वो आज उस फेज में है जिसमें आप देख रहे हैं। मतलब अगर ये एंडोन्यूक्लिएजेस नहीं मिले होते तो कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होती, केवल ब्रीडिंग पे ही आज भी काम चल रहा होता और हम लोग फर्स्ट फेज में ही होते। बट आज हम लोग किस फेज में है, सेकेंड फेज में है। क्यों है? क्योंकि एंडोन्यूक्लिएजेस का आविष्कार हो चुका है। अब कल पता करके आइएगा कि खोजा किसने था, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, क्लास 12 पढ़ेंगे तो। अब ये मत करिए कि बस नाम जानने के लिए जाके क्लास 12 की एनसीईआरटी की किताब खरीद रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत करिएगा, ऑनलाइन जाता है, ठीक है, ऑनलाइन देख लीजिएगा। तो देखिए न्यूक्लियसेस कौन से हो गए, डीएनए को जो काटेंगे वो डीएनए